पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले को लेकर भले ही टीएमसी ने अपना पल्ला झाड़कर अपने उस नेता पर ठीकरा फोड़ दिया जिसके घर छापे के दौरान हमला हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भी बीजेपी पर निशाना साधने के लिए रास्ता निकाल लिया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईडी की कार्रवाई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और बीजेपी से चुभते प्रश्न पूछ लिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये कि आखिर जिस कांग्रेस को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को रिझाने के लिए कांग्रेस ने ईडी की कार्यवाही के सहारे बीजेपी पर निशाना साधा, या ये कांग्रेस की स्वतः प्रतिक्रिया है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। प्रश्न पूछा कि जो प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के समुद्र किनारे तस्वीरें खिंचवाते हैं वो मणिपुर क्यों नहीं गए अभी तक? हम आपको बता दें, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को मणिपुर से ही होने वाली है। ये यात्रा मणिपुर से शुरू होकर मुंबई में 67 दिनों के बाद समाप्त होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब नहीं दिया। बीजेपी ने जमकर पलटवार किया। वार पलटवार के इस पूरे खेल का विश्लेषण हमारी इस विशेष रिपोर्ट में आप देखिए। उत्तर 24 परगना में ईडी की टीम पर हमले को लेकर भले ही टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया, लेकिन कांग्रेस उस नेता के बचाव में आ गई जिसके आवास पर छापेमारी करने ईडी की टीम पहुंची थी। टीएमसी नेता सहजान शेख का बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का साथ मिल गया। वही सहजान शेख जो राशन घोटाले में आरोपी है और जिसके समर्थकों ने ईडी अधिकारियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को निशाना बनाया। बिना नाम लिए उनकी ढाल बनने के लिए खड़गे ने जो तर्क दिया उसे गौर से सुनिए। किसी को भी पकड़ लो, आप तो उसको किसी न किसी केस में डालते हो। डालने के बाद अगर वो आदमी आपके पार्टी में ज्वाइन होता है वो क्लीन हो जाता है। इतनी बड़ी ड्राई क्लीन फैक्ट्री शाह साहब के पास है, हमारे पास कलंकित, उनके पास जाते ही व्हाइट, प्योर व्हाइट बन जाते हैं। खड़गे ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए, लेकिन उनका ये अंदाज मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह को गवारा नहीं लगा। खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी देश में भ्रम फैलाने के सिवा और कुछ नहीं किया है। वो जोश के विरोध में जाएगा। मैं कल भी कहा था, ये किम जोंग की सरकार है। जो इसके विरोध में बोलेगा उसकी हत्या करा देंगे, माथा फोड़ देंगे, कानून को अपने हाथ में ले लेंगे। ये संघीय ढांचा को तोड़ने वाली सरकार। केंद्रीय मंत्री के अलावा बीजेपी भी ममता सरकार से सवाल पूछ रही है। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए। मोदी जी ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अगर कार्रवाई होती है तो क्या उन लोगों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा? और याद करिए कौन है, सैकड़ों करोड़ के गरीबों के राशन घोटाले का मामला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बताने के लिए खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने मणिपुर का जिक्र छेड़कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। ये महापुरुष मणिपुर क्यों नहीं गए, जहां लोग मर रहे हैं, जहां महिलाओं को रेप किया जा रहा है, जहां लोग ठंडी में मर रहे हैं, वहां उनकी हाल चाल पूछने के लिए वो जा रहे नहीं, क्यों? मोदी की जिस तस्वीर को लेकर खड़गे निशाना साध रहे हैं, दरअसल वो हाल ही में उनके लक्षद्वीप दौरे पर समंदर किनारे की। पीएम मोदी की इस यात्रा ने लक्षद्वीप के पर्यटन की तरफ दुनिया का ध्यान खींचा है और आने वाले समय में पीएम के इस दौरे से लक्षद्वीप में पर्यटन में बढ़ावा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन सियासत इसी का नाम है जहां हर तस्वीर और शब्द को नेता और पार्टियां अपने हिसाब से विश्लेषण करती। मणिपुर को लेकर भी संसद में बहस हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुलकर इस पर सरकार का पक्ष रखा। मणिपुर जाकर के वो पॉलिटिकल टूरिज्म किए हैं और मणिपुर का समाधान हमारे गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इनके समय में मणिपुर 6 साल तक जलते रहा था और हमने
उस पर कंट्रोल करने का काम किया है, ये लोगों में भरम ना फैला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस ने अपने नेताओं को स्वतंत्र कर दिया है। जिसका मन करे कार्यक्रम में जाए, पार्टी कुछ नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जाएंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस है। खरगे से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं किया है कि जाएंगे या नहीं। मुझे इनविटेशन मिला, खुद वो सेक्रेटरी आए थे पहले, जो रिटायर्ड प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अगर आपको मिला है तो आप जाइए, दूसरों को मिला है तो आप, पर्सनल आस्था है और आप आस्था रखने वाले आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। यानी कांग्रेस अध्यक्ष ने सियासत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। भले ही वो दूसरे को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अगर वार किया है तो पलटवार भी होगा। इसलिए बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। 2024 लोकसभा के मद्देनजर ये तो शुरुआत है, आगे आने वाले वक्त में जुबान और तीखी होगी। आज तक ब्यूरो। डॉक्टर जफर, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, पहले तो दो बात कहूंगा। कांग्रेस पार्टी और मल्लिक खड़गे साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि जब ऐसा सिविलियन अनरेस्ट हुआ था मणिपुर में पहले, तब क्या वहां पर उस वक्त गए थे? क्या उस वक्त प्रधानमंत्री गए थे या उस वक्त गृह मंत्री गए थे? वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम एक बार गए थे सिर्फ, उसमें सिर्फ 3 घंटे के लिए, 1.5 घंटा एयरपोर्ट पे रहे और 1.5 घंटा वो लंच किया उन्होंने और वापस आ गए और पार्लियामेंट में भाषण दे दिया। इस वक्त गृह एमओएस होम 3 हफ्ते तक वहां रहे, गृह मंत्री स्वयं वहां पर गए, एक बार नहीं अनेक बार गए और उसका समाधान, जैसे गिरिराज जी कह रहे थे अभी, समाधान निकालते हैं। वहां पर अमन रहे, उसका समाधान निकाल रहे, परमानेंट सोल्यूशन रहे, उसका समाधान निकाल रहे। नॉर्थ ईस्ट में देखिए, पहले कितनी सारी तकलीफें थी, सबका समाधान इसी सरकार ने निकाला। 70 सालों में तो उन सरकारों ने निकाला नहीं, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट में अमन है। ठीक है, मणिपुर में जो भी हादसा हुआ है वो उसको कोई सराह नहीं रहा, लेकिन उस हादसे के लिए जो भी रूट कॉज है उस पर ध्यान रखते हुए उसका सोल्यूशन और समाधान हमारी सरकार निकाल रही है। अब प्रधानमंत्री नहीं गए, इसका जवाब तो उन्हें देना चाहिए कि क्या उस वक्त प्रधानमंत्री गए थे या गृह मंत्री गए थे। तो अपने गरीबा में पहले कांग्रेस पार्टी झांके, उसके बाद इस तरह की बातें करे। देश में आज देश आगे बढ़ रहा है। इन्होंने तो सिर्फ परिवार की चिंता की है। देश की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटे देश के ही हित में काम करते हैं, देश हित में, राज्य हित में और जनहित में काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं। इनकी एक ही चिंता रहती है, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब इनको लगता है कि फोटोशूट, अब इस तरह के खड़गे जी जो ठीक है बूढ़े हैं, इस तरह की बात करते हैं, कभी कभी समझ में आता है कि उनका दिमाग सही से जो है काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बट मैं याद दिलाना चाहता हूं उनके युवा पीढ़ी के जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं या फिर जो उपाध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी जी, उन्हें तो सिर्फ बाहर में ही जाकर सेल्फी खिंचवाना पड़ता है। देश को तो उजागर करना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री जी इस तस्वीर के थ्रू इस लक्षद्वीप को पूरे दुनिया में एक टूरिस्ट स्पॉट के तहत जो है शोकेस किया है। जाहिर है इसका फायदा वहां के रहने वाले लोग को होगा। ये कैसे चिंता कर सकते हैं? देश की तो चिंता की नहीं उन्होंने। ये जब भी सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में सोचा है। इसलिए जब खड़गे जी इस तरह की बातें कहते हैं तो मुझे समझ में आता है कि किसी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। ये जनता को खुश करने के लिए नहीं, ये परिवार को या राहुल गांधी को या सोनिया गांधी जी को खुश करने के लिए बोल रहे हैं। हमें समझ में आता है, जनता समझ रही है। इस तरह की जो बातें जो है स्टंट करते हैं खड़गे जी, वो बैकफायर सिर्फ नहीं करता बल्कि उनका जो कद है एक अपोजिशन लीडर के हैसियत से, वो कद भी उनका बहुत नीचा कर देती है कांग्रेस पार्टी और खुद अपने समय इस तरह के भाषा से वो कद जो है नीचे हो जाता है। डॉक्टर जफर, हमने सिर्फ ये पूछा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते। आप बता सकते थे मणिपुर की आज की स्थिति क्या है, क्या वो कारण है जिसलिए प्रधानमंत्री नहीं जाते? जा सकते हैं, लेकिन आपने अधिकतर समय, सुनिए ना सर, अधिकतर समय कांग्रेस और राहुल गांधी पे लगा दिया। ये एक बड़ा अवसर होता है जब जनता आपके पास मौका होता है, हम बिल्कुल नहीं रोकते, आप जानते हैं।
आपको एक बार नहीं सईद रोका। आप साहब, ऐसा बीजेपी है, आप ठीक है, अगली बार आ रहे हैं, एक एक रिएक्शन ले लें। डॉक्टर जफर आते हैं सर आपके पास? मैं इसका जवाब भी दे दूंगा। नहीं, हाँ अवश्य दीजिएगा, मैं एक एक रिएक्शन ले लूं फिर उसके बाद आता हूं, बहुत टाइम है अपने पास। रोहन गुप्ता जी, रोहन गुप्ता जी, क्या परेशानी है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुद्र किनारे बैठकर घूमकर तस्वीरें खिंचवाते हैं? और क्या आपको लगता है रोहन गुप्ता जी कि अगर ये तस्वीरें आई तो इससे लक्षद्वीप को ही फायदा होगा, वहां पर्यटन बढ़ेगा? और अगर प्रधानमंत्री नहीं गए तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के जाने से सब कुछ ठीक हो जाता? हो सकता है ना कि सरकार है अपना काम कर रही है, जो डॉक्टर जफर बोल रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, हो सकता है भाई वो यहां बैठकर कुछ समाधान निकाल रहे हो, लेकिन अगर नहीं गए तो कांग्रेस को इतनी आपत्ति क्यों? रोहन गुप्ता जी। देखिए सईद जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, और जो भाजपा प्रवक्ता को आपने सवाल पूछा और जो खड़गे जी ने आज पूछा कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर क्यों नहीं गए, पूरे देश की जनता आपका ये शो देखती है। भाजपा प्रवक्ता का जवाब ही उनकी असलियत दिखा रहा है। वो राहुल जी की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अरे आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी पार्टी सत्ता में है, एक राज्य आपके शासन में जल रहा है, वहां 200 लोगों की करीब मृत्यु होती है, हत्या होती है, 20-70 हजार के करीब लोग अपनी जगह से उनको स्थानांतरण किया जाता है, और आप एक राज्य में जब इतनी जनता परेशान है, राज्य जल रहा है, और प्रधानमंत्री जाने पे सवाल पूछने पे आपको आपत्ति है। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी 1.5 घंटा, अरे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं है। आप राहुल गांधी जी का कंपैरिजन प्रधानमंत्री जी से नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, और आपने कहा कि लक्ष्य बिल्कुल जाए, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए। अच्छा अवसर हो, बुरा समय हो, जहां पे भी देश को जरूरत है उनको जाना चाहिए। और यही हम कहते हैं कि जब आप अच्छे अवसर पे जा सकते हैं, तो देश का एक राज्य जल रहा है तो जख्मों पे मरहम लगाने का प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी नहीं हो सकता है। वो अपनी जिम्मेदारी के नाते जाते हैं। जब इतनी बड़ी घटना होती है और हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जो हर जगह पहुंच जाते हैं, क्या मणिपुर में उनको जाने के लिए बोलना कोई उनका अपमान हो गया? क्या उनकी मर्यादा का उल्लंघन हो गया? क्या हमने हमारी कोई पर्सनल बात कर दी या कांग्रेस के बेनिफिट की बात कर दी? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मणिपुर पे जाने के सवाल को ये कांग्रेस से जोड़ कैसे सकते हैं। ये काम सिर्फ भाजपा प्रवक्ता कर सकते हैं और किसी की हिम्मत नहीं है। देखिए अंसारी जी, जो देश में जिसका शासन है, सवाल उसको पूछे जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी शासन में है, सवाल उनको पूछे जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी को अगर इतना ही था तो चले जाते, एक बार जख्मों पे मरहम लगा देते, पर नहीं, अहंकार है। अब मैं नहीं गया तो नहीं गया। अगर मैं संसद के बाहर ही खड़ा रह के बोलूंगा, मैं बाहर ही रह के बोलूंगा, मैं संसद के अंदर रह के मणिपुर पे नहीं बोलूंगा, मणिपुर की घटना पे एक भी मैं ट्वीट नहीं करूंगा। अंसारी जी, जब हम शासन में होते हैं ना, तो कई बार अपने शासन की गलती के समय भी अगर आप सही चीज जनता के सामने ले जाते हैं, तो जनता को लगता है कि आपकी बातों में रीजनेबिलिटी है, आप एक परिपक्व तरीके से सरकार चला रहे हैं। पर जहां पे भी भाजपा की विफलता हो, मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं करूंगा, मैं किसान आंदोलन की बात करूं, मणिपुर की बात करूं, मैं जीएसटी की, जब भी इनकी बड़ी गलतियां हुई है, मुझे एक बार भी बता दीजिए शहीद भाई कि उन्होंने स्वीकार किया हो कि हाँ हमारी गलती है, हम देश के सामने माफी मांगते, और नहीं, उन्होंने अहंकार से उसका प्रतिकार किया। किसी को देशद्रोही बोल दिया, किसी को यह कहा कि देश के खिलाफ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे आपकी शासन की विफलता भी तो हो सकती है। आप परमेश्वर तो नहीं है कि आपकी कोई गलती ना हो। मेरा सिर्फ यह कहना है कि जब संवेदनशीलता का मामला हो और विपक्ष जब संवेदनशीलता से आपको सवाल पूछ रहे हैं, उसका संवेदनशीलता से आपका जवाब होना चाहिए। विपक्ष के ऊपर आप आक्रमण करते हैं, पूरे देश की जनता समझ जाती है कि आप हकीकत को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए हमारी ये न्याय यात्रा है कि मणिपुर की जनता को जो आज तक न्याय नहीं मिला है, और जब तक न्याय मिलने तक, ये हमारा स्लोगन है, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आप सत्ता की राजनीति कीजिए, हम जनता के अधिकार की राजनीति करेंगे, और जनता ये चीज समझेगी कि उनके अधिकार की राजनीति कौन कर रहा है। ठीक है रोहन जी। घनश्याम जी, हालांकि आप इंडिया गठबंधन के साथी हैं, वही बात कहेंगे जो रोहन गुप्ता जी ने कही है, फिर भी हम आपसे पूछ रहे हैं, आपको क्या आप मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से सहमत हैं कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं जाते? और अगर नहीं जाते तो आपको क्या लगता है घनश्याम जी, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर जाना चाहिए? नमस्कार सही जी, आपको, दर्शकों को 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं, और जो वादे मोदी जी की गारंटी, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं? चाहे वो 2 करोड़ रोजगार हो, मोदी जी की गारंटी थी, क्या जिम्मेदारी ली? नोटबंदी से अगर देश की समस्याएं हल नहीं हुई, काला धन की समस्या हल नहीं हुई, आतंकवाद की समस्या नहीं हल हुई, तो किसी भी चौराहे पे मुझे पकड़ लेना, क्या उसकी जिम्मेदारी ली?
मणिपुर में 2022 में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए ताकि हम अगले 25 साल तक मणिपुर को विकास के पथ पर लेके जा सकें, शांति के पथ पर लेके जा सकें। क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली? संसद में जब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली? जब कारगिल के योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से घुमाया गया, उसके वीडियोस वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं, लेकिन जब तक वो वीडियो सामने नहीं आया, क्या प्रधानमंत्री ने जिम्मेदारी ली? जब वहां के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा कि इन मुख्यमंत्री की संबंध आतंकवादियों से हैं जो वहां पर हिंसा कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री को हटाने की जिम्मेदारी ली? तो इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री क्या किसी भी बात पर, जिसे कहते हैं मोदी की गारंटी, मुझे लगता है जिम्मेदारी न लेना मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी है। जो चीज अपने आप हो जाए वो उसकी, अगर सुबह सूरज उठता है, मोदी जी की गारंटी है सुबह सूरज उगेगा। लेकिन अगर आपके शहर में हिंसा भड़कती है, या आपकी ट्रेन समय पर नहीं चलती है, या ट्रेन में जो लोग रिजर्वेशन लेके चल रहे हैं उनको जगह ही नहीं मिलती है, वो मोदी जी की गारंटी नहीं है। इस देश में जिस पर जिम्मेदारी लेनी चाहिए वो मोदी जी की गारंटी नहीं है, लेकिन जिस चीज पर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, जो स्वतः हो जा रही है, वो मोदी जी की गारंटी है। यूनिकॉर्न की बात करते हैं, स्टार्टअप की बात करते हैं, जफर इस्लाम है, बहुत अच्छा इनका अनुभव रहा है, इनसे पूछिए 2023 स्टार्टअप्स के लिए खराब साल रहा, क्या इस सरकार के किसी भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली? मैं स्टार्टअप चलाता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन ये सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। संसद की बात कर, संसद का माथा टेका था प्रधानमंत्री जी ने। 17वीं लोकसभा 16वीं लोकसभा इतिहास में सबसे कम सिटिंग हुई है, और जहां लोकसभा बैठी है, जो प्रधानमंत्री का औसत पार्लियामेंट अटेंड करने का टाइम है वो बाकी सभी प्रधानमंत्रियों से कम रहा है। प्रधानमंत्री सबसे कम बोले हैं बाकी प्रधानमंत्रियों से, तो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और ऐसे में केवल मल्लिकार्जुन खड़गे के नहीं, देश के हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्या हम एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री चाहते हैं जिसकी तस्वीर सभी जगह लगी हो? संजय सराफ जी, संजय जी, क्या आप खड़गे जी के इस बयान से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री, चलिए नरेंद्र मोदी ना हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन्हें कहीं भी जाना जरूरी होता है? हर जगह वो जाएं, चाहे वो हिंसा प्रभावित राज्य हो, या कहीं विकास कार्यों को गति देने की बात हो, या किसी राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ाने की बात हो। और जिस तरह से बंगाल में हुआ, क्योंकि रिजू दत्ता जी भी हमारे साथ हैं, उन पर भी हम आएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वहां पर भी मुख्यमंत्री को यह जिम्मेदारी लेना जरूरी बनता है? अंसारी जी, इंडी गठबंधन के साथियों के पास कुछ बोलने के लिए तो है नहीं। अगर ये कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में बात कर लेते जिससे देश के युवाओं को, नौजवानों को, फार्मर्स को, या देश के 140 करोड़ लोगों को, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, दलित है, ब्राह्मण है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, सबको समझ आता कि ये बोलना क्या चाहते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये तो कोई बात नहीं है। मणिपुर के लिए के रिलेटेड जितना हमारी गवर्नमेंट सीरियस है, पर्टिकुलरली माननीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब गए, पूरा दिन वहां रात भर बैठे, एमओएस होम पूरा 2 हफ्ता 15 दिन बैठे। क्या इनको नहीं पता है कि मणिपुर की जो ये स्थिति है ये किसने खराब की है? कांग्रेस के टाइम में, यूपीए के टाइम में क्या हाल था वहां पर? प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात है, वहां का ही जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी हिम्मत नहीं करता था उस वक्त वहां जाने की। इनको आदत पड़ी है हर गड्ढे मुर्दे उखाड़ने की। ऐसा हुआ, ये बताइए क्या सोल्यूशन है अगर ये ऐसी बात करते हैं? अरे भाई, जो चीज पर आप बात उठाते हैं, आपने अभी अंसारी जी वेस्ट बंगाल की बात उठाई, ये उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ईडी जाता है वहां पर, ईडी जाता है शाहिद, ये क्या नाम है इसका, शाहिद को वहां पर अरेस्ट करने के लिए या उसके घर पर रेड डालने के लिए, शाहजाद खाकी। अब वहां पर जाने से पहले उसको अटैक किया जाता है। इस पर इन्होंने बात की। वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो एक प्रॉपर्टी है, हमारे पूरे देश की प्रॉपर्टी है। एक ऑफिशियल आईएएस, केएस, आईआरएस, आईएफएस वाले कैसे बनते हैं बेचारा? खून पसीना वो 20-20 साल करते हैं, उसके बाद में ऐसे पोस्टों पर आते हैं। और जब ये रेड करने जाते हैं तो हम लोग, हमारे पॉलिटिकल जो वहां पर राइवल्स बैठे हैं इंडी गठबंधन वाले, वहां पथराव करेंगे, गाड़ियों में बैठ के उसको पथराव करेंगे। अरे आप जाने देते, रेड कर लेते। अगर आप इतने साफ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है, आप जाने देते। खाली यही उठाना, मणिपुर क्यों नहीं गए? अरे कश्मीर के बारे में बात करिए ना, जिस कश्मीर को कांग्रेस में राजीव फारूक अकॉर्ड की वजह से खत्म हो गया था 32 साल के बाद, जिस कश्मीर में कोई पीसफुल एटमॉस्फेयर अब क्रिएट हुआ है, जो कश्मीर में कोई भी
जुम्मा की नमाज को अपना नमाज अदा नहीं कर पाता था, इतना पथराव होता था वहां पर। वो बेचारा कभी भी, आज आप कश्मीर में जाकर सर्वे करिए, वहां के बारे में क्यों नहीं बताते? वहां पर पीसफुल एटमॉस्फेयर वापस रिक्रिएट हो गया, वहां पर टूरिज्म बढ़ गया, वहां पर लोग जाते हैं। जब बात करनी है तो पूरे देश की बात की जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात की जाए, यह भी बात की जाए कि G20 कश्मीर में किया गया, कश्मीर से कन्याकुमारी में हर स्टेट में किया गया। ये सब चीज अच्छा नहीं है। आपको पास कंस्ट्रक्टिव कुछ है? हम लोगों ने जो कार्य किया है अंसारी जी, उस कार्य के सामने इनके पास कुछ नहीं है। जो हमारे पास, इनके पास ना विजन डॉक्यूमेंट है, ना नेता है, न नीति है। हर दूसरे दिन कन्वीनियर खड़ा हो जाता है। आज ठाकरे साहब बोल रहे हैं, दूसरे जी ममता जी बोल रहे हैं, नीतीश बाबू 2 बार मीटिंगें छोड़कर चले गए हैं, उस पर यह बात नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है? इनके पास कुछ कंस्ट्रक्टिव बोलने को है नहीं, तभी ये वहां की बात यहाँ की बात। खरगे जी क्या न्याय यात्रा? इस देश में कहां पर अन्याय हो रहा है? किस बात का अन्याय हो रहा है? खरगे जी यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा के साथ। जो राहुल बाबा अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसने अमेठी में काम किया होता, उसको अमेठी के लोग धक्का देके बाहर नहीं निकालते। जहां पर अभी वो एमपी है वहां बताए ना। मैं रोहन भाई से बात करना चाहता हूं, रोहन भाई को डायरेक्टली बोलता हूं, 5 काम बताए जो राहुल बाबा ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किए। ये बोलना अब न्याय यात्रा, कौन सी न्याय यात्रा? देश में कहां पर अन्याय है जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? अरे लोगों के हित की बात करिए, लोगों के सीधे बोले ना, हम लोगों के पास जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, हम लोग ये वोट मांगने की यात्रा कर रहे हैं। खुलकर बोले क्या होता है ये न्याय यात्रा, अन्याय यात्रा? इन सब से देश के युवाओं को, नौजवानों को, देश की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश की जनता पूरा देख रही है कार्य कौन कर रहा है। हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में उस गरीब साथी को, जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसकी बेटी सवेरे 6 बजे से पहले वॉशरूम के लिए जाती थी और शाम को 7 बजे के बाद वॉशरूम के लिए जाती थी, आज उसके घर में शौचालय है, गैस सिलेंडर है, उसके घर तक सड़क पहुंची है, उसको चावल फ्री में मिल रहा है। ये सब चीज ये नहीं बोलेंगे, ये सब चीज इनको नजर नहीं आता है। ये जो है खरगे और राहुल बाबा के चश्मे से देख रहे हैं, इसीलिए हर स्टेट हार रहे हैं और लोकसभा में भी हार जाएंगे। लोकसभा में भी हम 400 पार करके चले जाएंगे। रिजू जी, ईडी के ऑफिसर्स पर जो हमला हुआ पूरे देश ने देखा और सब हिल गए। कोई भी सरकारी एजेंसी का कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर कहीं जांच के लिए जाता है, छापे के लिए जाता है, इस तरह की हिंसा के पीछे आप कारण क्या मानते हैं? और क्या आप इसे पुलिस प्रशासन का फेलियर मानते हैं? और क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए? रिजू जी, देखिए, हम लोग खुद इस घटना की निंदा करते हैं। ये नहीं होना चाहिए था। मीडिया के लोग, कैमरा पर्सन के ऊपर मतलब वो जो गुस्सा था लोगों का, वो नहीं, चढ़ाव नहीं होना चाहिए था। बट मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरे देश में ईडी और सीबीआई घूम रहा है, और जितने चोर, डकैत, खूनी, रेपिस्ट, सब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के कोई सांसद में बैठा है, कोई एमएलए बन के बैठा हुआ है। वहां पर ईडी सीबीआई नहीं जाती। अब हम बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में आप देखिए, ईडी सीबीआई ने तरह तरह के कांड में हमारे बड़े बड़े मंत्रियों को गिरफ्तार किया। कभी तो ये कांड नहीं हुआ, ये घटना नहीं घटी। तो आपको पूछना चाहिए कि क्यों ये घटना अभी घट रही है? क्योंकि ये सरकार, मतलब ये जो सर्कस चल रहा है ईडी सीबीआई का, ये 2 साल से चल रहा है बंगाल में। आज तक कोर्ट में एक भी चीज प्रमाणित नहीं हुआ। जिनको इन्होंने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने इनको सजा तक नहीं दी। 2 साल के ऊपर हमारे मंत्री जेल में बैठे हैं। और आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि कोई मंत्री हो या कोई विधायक हो, वो जनप्रतिनिधि होता है। आज ईडी बीजेपी का वसूली बन गया, वसूली का एक जरिया बन गया है। ईडी के अफसर विभिन्न राज्य में अरेस्ट हो रहे हैं, पैसे लेते हुए, घूस लेते हुए। आज बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है। मैं पूछ रहा हूं कि मणिपुर का क्या बात है? कोई कश्मीर का बात कर रहा था। कश्मीर में 370 हटाने के बाद बीजेपी और उनके जो साथी बने बैठे हैं, वो कह रहे थे हम कश्मीर में शादी करेंगे, घर खरीदेंगे। एक बीजेपी का नेता दिखाइए जो कश्मीर में घर खरीदा है। आज क्या हो रहा है? रोज हमारे जवान वहां पर गोली मार दी जा रही है उनको। कुछ खत्म नहीं हुआ कश्मीर में आतंकी हमले। यूपी में रोज एक नाबालिग लड़की को उठाया जाता है, उनका रेप होता है और उनको मार दिया जा रहा है। उसमें लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अरे जो लोग इस देश के जो लॉ मेकर्स हैं, जो सांसद हैं, उन्हें सुरक्षित नहीं रख सकते अपने पार्लियामेंट में, वो बात कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की। ये लोग बात कर रहे हैं, जफर साहब बात कर रहे थे फेडरल स्ट्रक्चर की।
मनरेगा इज एन एक्ट। जफर साहब आपको पता है, मंत्री रह चुके हैं, एक्ट में लोगों को काम करा के उनका पैसा, गरीबों का पैसा आप लोग मार देते हैं। उसके बाद के मंत्री गिरिराज सिंह से लेके साध्वी जी भाग जाते हैं टीएमसी को देख के, और आप बात करें फेडरल स्ट्रक्चर की। अरे कुछ तो शर्म कर लीजिए। हिंदू मुस्लिम आप लोग करते रहिए, वो आपका राजनीति है, हम लोग लोगों का राजनीति करते हैं। बट एक चीज याद रखिएगा, ईडी हो सीबीआई हो, आप करिए, आप लोगों के पास जाइए, रेड कीजिए, अरेस्ट कीजिए, कोई मतलब नहीं है। बट अगर बीजेपी के उंगली हिलाने पर ये लोग ये काम करेंगे तो पब्लिक जवाब देगी। और सिर्फ ये लोग रेड करने नहीं जा रहे, वहां का माहौल खराब कर रहे हैं, वहां पर कम्युनल बातें कर रहे हैं, तो आप प्रोवोकेशन करोगे तो लोग जवाब देगी, कुछ कर नहीं सकते इसमें। ठीक है रजत, संजय जी आप जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन हम ऑर्डर से आते हैं। डॉक्टर जफर का नंबर है, उसके बाद जब आप आए तो प्लीज जवाब दीजिएगा। डॉक्टर जफर, पहली बारी में हमने आपको बिल्कुल नहीं रोका था, लेकिन अब 1-1 मिनट की बात करते हैं, है ना। 1 मिनट आपको देते हैं सर, उसमें आप जवाब दीजिएगा, मैं टाइमर भी लगा लूंगा जैसे आप शुरू करेंगे। आपको क्या लगता है कि ड्राई क्लीन फैक्ट्री आपको क्यों कहा गया मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा, और ये जो आप पर आरोप लगते हैं कि आप सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल आपकी सरकार बीजेपी कर रही है, सरकार कर रही है, आपको लगता है कि क्यों ऐसे आरोप आप पर लगते हैं? डॉक्टर जफर, मैंने टाइमर लगा दिया। कोई बात नहीं सेठ साहब, देखिए 550 करोड़ कैश कहाँ निकले? ये ईडी की कार्रवाई की वजह से तो निकले। अगर आप करप्शन कर रहे हैं तो पैसा अपने घर में रख रहे हैं तो ईडी कार्रवाई करेगी। आपको क्यों तकलीफ हो रही है ईडी कार्रवाई कर? अगर आप नहीं करप्शन किया तो ईडी जब बुलाती है तो जाइए। अब मुख्यमंत्री भाग रहे हैं, यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, कई और लोग हैं, वो अपियर ही नहीं होना चाहते। भाई करप्शन किया है, उसके दस्तावेज है उनके पास, तभी तो बुला रहे हैं। और आपको तकलीफ है बुलाने में। भाई एजेंसी का काम क्या है? करप्शन को रोकना। पहले जैसी सरकार थोड़ी है कि एजेंसी के साथ साठ-गांठ रहे। वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मैंडेट बहुत क्लियर है, 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, वो काम अपना कर रही है। अब ये काम करने में दुविधा दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर उस पर अटैक कर दिया, इसलिए कि उसे पता है कि इन्होंने करप्शन किया है, और उस करप्शन को छुपाने के लिए इस तरह के दर्दनाक हादसा जो होता है, जो जिस तरह से अधिकारियों पे 200 लोगों ने इतना मारपीट करने की कोशिश की। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर जफर 1 मिनट हो गया है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पूछ सकता हूँ मैं? रिजू जी आते हैं, जरूर पूछेगा आपके नंबर पे। हाँ प्लीज डॉक्टर जफर, आप ये बताइए, क्या देश नहीं चाहता, देश की जनता नहीं चाहती करप्शन फ्री सोसाइटी हो? ठीक है, क्या ये वही देश नहीं जिसके बारे में और जिस सरकार के बारे में कहा जाता था पार्टी ऑफ फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स एंड स्कैमस्टर्स? अभी कोई कहता है? ठीक है डॉक्टर जफर, दोबारा आते हैं आपके पास, 1.5 मिनट हो गया सर, है ना। रोहन जी, इतना सब कुछ अन्याय, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अन्याय हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी अधिक हो रही है, अगर आप ये सब मुद्दे उठाते हैं और आप ये कहते हैं कि हमारे देश में ये सब कुछ हो रहा है, तो फिर उन 3 राज्यों में जहां आप अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी जीतने की प्रबल संभावना होती है, वहां हार जाते हैं आप। मध्य प्रदेश में बुरी हार हो जाती है आपकी। क्यों हमारे देश की जनता, रोहन जी, कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रही है इतना सब कुछ होने के बाद भी? मैंने आपका टाइम भी सेट कर दिया सर। सही जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। और अभी जो भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं उसका भी जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म देश में होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार पूरे देश का खत्म होना चाहिए। ये ऐसा वॉशिंग मशीन नहीं होना चाहिए कि जो उसके अंदर चला जाए वो भ्रष्टाचार की व्याख्या से ही बाहर हो जाए। 5,922 केस, 5,422 केस ईडी के द्वारा होते हैं। मुझे बता दे भाजपाई प्रवक्ता कितने भाजपाई नेताओं के उसके अंदर नाम है? क्या वो जो उनका जो भ्रष्टाचार की जो लगाम लगाने की बात है भाजपाई नेताओं के ऊपर नहीं लागू होती? जो भी बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हो गए, नारायण राणे हो, हेमंत विश्वास हो, येदुरप्पा हो, बेल्लारी ब्रदर्स हो, मुझे बताइए जहां जिनके सामने ईडी के केसेस थे, जो ईडी के केसेस थे उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उसको उस अजित पवार को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रहे हैं, डेप्यूटी सीएम दे रहे हैं। कौन से मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आपको देश को जवाब देना चाहिए कि जब आप देश के शासन में हैं, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड की
की बात कर रहे हैं, पूरा देश जानता है कि अलोकतांत्रिक तरीके से उसकी प्रक्रिया को बनाया गया। आपका भ्रष्टाचार, 1 मिनट, उनका जैसे 30 सेकंड, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब शहीद भाई आप 4 उंगली किसी के सामने 1 उंगली उठाते हैं, 4 उंगली अपने सामने होती है, पूरा देश देख रहा है कि ईडी की कार्रवाई में अगर भाजपा में जो ज्वाइन करता है वो साफ होकर निकल जाता है। कैसे विश्वसनीयता क्या बात कर रहे हैं आप? सत्ता का दुरुपयोग करके जितने भी राज्यों में कांग्रेस की शासन है वहीं पे ईडी जाता है, जहां आपके समर्थक है वहां पे ईडी जाता है, जहां पे विपक्ष है वहां पे ईडी जाता है। ठीक है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? घनश्याम तिवारी जी, ठीक है, रोहन जी जो बोल रहे हैं कि कोई भी बीजेपी का नेता, बीजेपी का सांसद, बीजेपी का मंत्री, उस पर ईडी की, सीबीआई की कोई कार्रवाई या रेड या छापा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या आप ये मानते हैं घनश्याम जी कि जिन लोगों पर भी हो रहा है उनमें अधिकतर 1-2 हो सकता है छूट जाए, उनमें कुछ ना मिले, लेकिन उनके यहां से कैश मिलता है, संपत्ति के कागजात मिलते हैं, सोना चांदी मिलता है, हीरे जवाहरात मिलते हैं, और इतना कि हम हैरान रह जाते हैं। 100 करोड़, 150 करोड़, 60 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़। क्या आपको ये तो क्या आप ये मानते हैं घनश्याम जी कि हाँ, जिन पर छापे पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, उनसे अवैध संपत्ति बरामद हो रही है, कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहे थे जो एजेंसी पकड़ रही है, हाँ या नहीं सर? देखिए, आपका भी टाइमर लगा दिया मैंने। तो फैक्ट का सवाल है, जिसको भी एजेंसी पकड़ रही है, जिसके पास ऐसे इस तरह का की अकूत संपत्ति मिल रही है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है, उस एजेंसी का काम क्या है? ईडी केवल भारतीय जनता पार्टी की भक्ति के लिए तो नहीं बनी थी, उसका काम ऐसे लोगों को पकड़ना। लेकिन जब हम तमिलनाडु से खबर सुनते हैं कि 2 दलित किसानों के ऊपर ईडी ने उनको बुलाया, क्यों? क्योंकि उनका किसी लोकल बीजेपी के नेता से जिसने उनका जमीन हड़पा था, उससे मुकदमा चल रहा था। जब हम सुनते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के रामराज में ब्रजभूषण सिंह नए इनके मुकद्दर के सिकंदर हैं, और हमारी बेटियां दर दर की ठोकर खा रही हैं, जिसकी व्यक्ति के ऊपर 1000 बेटियों के शोषण का आरोप है, और जहां पर प्रधानमंत्री जो खुलेआम कहता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, अमित शाह कहेंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, समूची भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी हो जाती है। जहां पर IIT BHU में बच्चियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार, दुर्व्यवहार, रेप करने के बाद वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, उनकी मीटिंग में बैठे रहते हैं, और पुलिस को 2 महीने लगते हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो ये राम राज है 2024 सर 1 मिनट हो गया। हाँ, जो राम राज है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है ब्रजभूषण सिंह, सक्षम पटेल, कुणाल पांडे, ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये रामराज कितना खोखला है। और इसीलिए सवाल उठेंगे जब आप पार्लियामेंट से लोगों को हटा देंगे, जब आप किसानों के ऊपर ईडी भेजेंगे, सवाल उठेंगे। घनश्याम जी 1.5 मिनट हो गया, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि हमें दूसरे मेहमानों के पास भी जाना है। संजय सराफ जी। हाँ बिल्कुल, आ रहा हूँ सर, रिजू जी के बाद आप ही के पास आ रहा हूँ, और पूरा टाइम, क्योंकि हम टाइम कैलकुलेट करके चल रहे हैं, काफी टाइम मिलेगा आपको, 2 से 3 मिनट और आपको मिल जाएंगे अभी। डॉक्टर जफर, रिजू दत्ता जी, संजय शराफ जी, संजय जी के पास आप क्या? संजय जी क्या आपको लगता है कि हाँ, जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं उनमें सत्ताधारी दल और उनके सहयोगी दलों का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता नहीं है? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। और कहीं ना कहीं एजेंसीज का इस्तेमाल सरकार कर रही है। देखिए अंसारी जी, अगर एजेंसीज प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती, आप देखिए अभी साहू जी के यहां से कितना पैसा निकला राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस का जी निकला, अभी 4 कमरे बंद ही है, उसके बावजूद 700 करोड़ के करीब निकला। अब ये भी गलत है। ईडी आज तक जहां जहां गया, अगर राशन का घोटाला है वेस्ट बंगाल में, ईडी वहां पर जा रहा है। शहजाद शेख है वहां पर, इनके जो मंत्री है कंज्यूमर, ये कभी हमारे पास भी, हमारे स्वर्गवासी नेता जब रामविलास जी जिंदा थे, ये हमारे पास मंत्रालय था, तो उस वक्त से भी ये आ रही थी, इस टाइप की दिक्कतें आ रही थी, उस वक्त से डिटेल्स आ रही थी। आज अगर वहां से ये डिटेल आ रहा है, जहां जहां ईडी जाता है, ये लोग तो शुक्र करिए अंसारी भाई, ये नहीं कह रहे हैं कि ईडी से पहले ही जी एनडीए के साथियों ने वहां पैसा रखा और वही पैसा निकाला, ये तो शुक्र है, ये बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जहां जा रहा है, जहां ईडी की कार्रवाई सर वहीं पर हो रही है जहां पर चोरी डकैती हुई है। अगर चोरी डकैती के बगैर कहीं पर जा रहा है, वहां का पता है। बाकी रही बात, अगर कोई हमारे यहां पर आता है, उसके साथ में अगर कोई भी पहले केसेस चले, वो केसेस एज इट इज है, कहीं पर भी कोई भी हम लोगों ने कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं की है। सर आधा मिनट मेरे को भी दे दीजिए, अभी सबको आपने दे दिया, मैंने बोला इसलिए ताकि आधा मिनट और ले आप। मैं टीएमसी के प्रवक्ता
टीएमसी के प्रवक्ता से खाली एक बात करना चाहता हूं, पहले वो कश्मीर को स्टडी करे, तब कश्मीर के बारे में बताए। वहां गोलियां चल रही है, मैं खुद कश्मीरी हूं और मेरे को आपसे क्या सबसे ज्यादा पता है, क्योंकि आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली। तो मेरे को ये नहीं बता सकते वहां पर गोलियां चल रही है, वहां वेस्ट बंगाल कलकत्ता वाला हाल नहीं है। रिजू जी, क्यों ऐसा होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति पर, भ्रष्टाचारी पर, या जिस पर शक होता है, उस पर कोई भी छापा होता है, कोई भी एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो आप उसे सीधे सीधे सेंट्रल केंद्र से जोड़ देते हैं? बिना आग के तो धुआं नहीं होता रिजू जी। और आप पर, हम पर, किसी पर, दूसरे किसी व्यक्ति पर छापा क्यों नहीं पड़ता? जहां शक होता है, जहां कुछ गड़बड़ होती है, वहीं तो एजेंसी जाती है ना। मानते हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं, वो भी जबरदस्ती चले जाती है एजेंसी? देखिए, अभी भारतवर्ष का एक नया नारा है, बीजेपी के दो भाई, ईडी और सीबीआई। पहले ईडी था, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अभी है एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि विपक्ष के पास जब ईडी और सीबीआई का रेड है, सारे विपक्ष में बैठे हैं? नहीं, बीजेपी कह रहा है कि विपक्ष में जो नेता है सब चोर है, बट अगर तुम चोर मेरे बीजेपी में आ जाओ तो तुम साधु बनोगे, संत बनोगे, बाबा बनोगे और फिर चोरी करो। ये फर्क है। और आप जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष के लोगों के ऊपर से सारे धुले हुए नहीं है, आपको याद दिला दूं, जब कांग्रेस सरकार में थी तब उनके नेता मंत्री को जेल भेजती थी, और जब बीजेपी सरकार में है तो चोरों को अपने पार्टी में ले रही है। ये फर्क हुआ है इस देश में। और मैं लास्ट एक चीज आपको बता देता हूं, आज ईडी सीबीआई किसी बीजेपी के पास नहीं जा रही। हमारे बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ईडी और सीबीआई के एफआईआर में मेंशन है, क्यों उसके घर पे ईडी सीबीआई नहीं जाती? असल बात यह है सईद भाई, मैं आपको चैलेंज करता हूं, 6 महीने बाद जब बीजेपी की सरकार बदल जाएगी तो जो लोग आज टीवी में दिखते हैं ना, उनका इंटरव्यू लेने के लिए आपको तिहाड़ जेल में कैमरा भेजना पड़ेगा, क्योंकि ईडी सीबीआई फिर इनके घर जाएंगी। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सफर। डॉक्टर सफर, क्या आप 2-3 नाम, देखिए, एक तो शुभेंदु अमिताभ रिजू दत्ता जी ने ही बता दिया, हेमंत बिस्व शर्मा हम बता देते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे नाम अगर आप कहें तो बता दें। क्या आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे लोगों को भी कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक दलों से अपनी पार्टी में लिया है, टीएमसी से, समाजवादी से या किसी और दल से, जिन पर कभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, और जिन पर जरा सा भी भ्रष्टाचार का आरोप था उनको आपने नहीं लिया? और ये 2 नाम ही सही, क्या ये इन पर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था? क्या इनकी जांच पूरी हो गई है? क्या इन पर जांच करवाई जाएगी बीजेपी में आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद? सैयद अंसारी साहब, देखिए, हमारे यहाँ अभी 950 या 1000 के आसपास एमएलए हैं, उसमें से 400 के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी से आए। तो ये कहना चाहते सब करप्ट थे, सबने घोटाला किया था? अरे भाई, करप्ट उनकी बात कर लीजिए जिन पर आप आरोप लगाते हैं। हाँ, अब आप अमित शाह जी के बारे में कह रहे हैं, खड़गे जी, के वो लॉन्ड्री है। मैं पूछता हूँ खड़गे जी से कि क्या ये साहू को निकालेंगे अभी, जिसने करप्शन में किया? ऐसे लोगों को नहीं ले रहे, जिनके पास कोई भी दस्तावेज ईडी के पास, ईडी अपना काम कर रही है। अगर आपको लगता है कि वो करप्ट है तो उसको निकाल दीजिए पार्टी से। हमने किसी ऐसे आदमी को लिया जिसको कांग्रेस पार्टी ने निकाला हो करप्शन के चार्जेस में? आप निकालिए, मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी पार्टी बिल्कुल उसको टच नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा पर और शुभेंदु अमिताभ पर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था और उन्हें क्लीन चिट अदालत से मिली, या आपने कभी कोशिश की कि हम तो जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद पार्टी में लेंगे और मुख्यमंत्री बनाएंगे और बड़ा पद देंगे? बिल्कुल, मुकुल राय को नहीं किया गया। मुकुल राय बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद भी सीबीआई इंक्वायरी चल रही थी उनके, और भी जो कोई भी नेता, अगर कोई एविडेंस मिलेगा तो सीबीआई हो, ईडी हो, उसकी जांच पड़ताल करेगी ही, चाहे वो बीजेपी में हो या बीजेपी के बाहर हो। लेकिन मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ भाजपा में वो कांग्रेस पार्टी से आ गए या किसी और पार्टी से आ गए तो वो करप्ट हो गए। जब तक आपके पास थे वो करप्ट नहीं थे। आप उनको निकाल दीजिए, भाजपा उसको टच नहीं करेगी। आप निकाल के तो देखिए। मैं कहता हूँ कि राहुल गांधी करप्ट है। ठीक है, आपको जफर भाई, हम कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। एक रिएक्शन आप सभी से ले लेते हैं हम, 30-40 सेकंड में एक आपको समाप्त करना पड़ेगा। रोहन जी, अगर इतना ही देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, तो फिर बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो तो अकेले जाकर मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अकेले उनके चेहरे पर चुनाव जीत जाते हैं। देश की जनता, राज्यों की जनता भरोसा क्यों कर रही है? शाहिद भाई, आप जब ये 3 चुनाव की बात करते हैं तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल में भी उनकी फेस पे चुनाव लड़े थे, हारे थे।
कर्नाटक में भी उन्हीं के फेस पे लड़े हारे, तेलंगाना भी 3 उन्हीं के फेस पे लड़े हारे। तो जब हम चुनाव के परिणाम की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिवली होना चाहिए। और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं, आपने कहा कि जो न्याय यात्रा की जो शुरुआत हो रही है वो हम इसी उद्देश्य से कर रहे हैं, जनता को ये चीज समझ में आ रही है। अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे अभी छगन भुजबल की फाइल खो गई ईडी से, ये कैसे हो सकता है? ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो भाजपा ही बताए। ये पूरे देश में दिख रहा है, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अजीत पवार के ऊपर कार्रवाई ना होना, छगन भुजबल की फाइल खो जाना, बाकी जितने भी नेता भाजपा में जुड़े महाराष्ट्र में सबकी फाइलें बंद हो गई, तो ये सहयोग नहीं है, भाजपाई प्रयोग है और पूरी जनता देख रही है। अहंकार का एक समय होता है और अहंकार का समय जब खत्म होता है तब जनता समझ जाती है, तब इन पे भरोसा नहीं कर सकते। जितने भी मुद्दे आपने कहे, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, ये सारे इश्यू तो है ही है, इश्यू नहीं चलेंगे। एकदम समाप्ति की तरफ आगे लेकर आगे बढ़ेंगे, समाप्ति की देखेंगे कि जनता उसका समर्थन करती है। घनश्याम जी, वही प्रश्न हमारा है। अरे आप बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, क्या हो गया? क्यों उत्तर प्रदेश की जनता ने ही आपकी सरकार को, हालांकि पुरानी बात हो गई, अब तो फिर से आप बहुत जल्द चुनाव में जाएंगे वहां पर, क्यों विश्वास आपसे ज्यादा नरेंद्र मोदी या समाजवादी पार्टी से ज्यादा या आपके इंडिया गठबंधन से ज्यादा बीजेपी गठबंधन पर हो रहा है, एनडीए पर हो रहा है? देखिए, अच्छा सवाल है और ये हमारे लिए एक चुनौती है और उस चुनौती का सामना हम आने वाले चुनाव में करेंगे कि हम जो जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। इस समय अगर आपके दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके सामने बिल्कुल सीधा रास्ता है। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है बेरोजगारी की गारंटी, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों की गारंटी जो आपकी बेटियों को डराएंगे, 2000 रुपए के सिलेंडर की गारंटी, 200 रुपए के पेट्रोल की गारंटी, और जो इंडिया अलायंस है उसकी गारंटियां होनी चाहिए। रोजगार की गारंटी, सिलेंडर के दाम कम हो उसकी गारंटी, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो इसकी गारंटी, ब्रजभूषण जैसे लोग आपकी बेटियों को न डराएं इसकी गारंटी, सक्षम पटेल जैसे लोग आपकी बेटियां जो आईआईटी में चली जाएं उनको न डराएं, उनका मान हानि न करें उसकी गारंटी, उनके साथ दुराचार न करें उसकी गारंटी। ठीक है घनश्याम जी, लड़ाई है। और घनश्याम जी क्षमा क्योंकि समय बहुत कम है, तेजी से जल्दी दे। ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन बना लिया है, सामंजस्य हो जाएगा तो आप कुछ चुनौती भी दे पाएंगे। संजय सराफ जी, हम क्योंकि आप सरकार के साथी हैं, आपको लगता है सर कि कुछ ऐसी आज भी ऐसी चीजें हैं हमारे देश में, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, कुछ ऐसी चीजें जिस पर सरकार को काम करने की जरूरत है और वो वाकई है, आरोप प्रत्यारोप नहीं, दिल पे हाथ रख के देश को सुधारने या देश को और आगे ले जाने की दिशा में? हम आपसे पूछ रहे हैं संजय जी। देखिए अंसारी जी, इसमें कोई शक नहीं है, बट अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी या पूरा देश काम कर रहा है, उसमें देखिए स्टार्टअप्स कितने हो गए। यहां मोबाइल फोन भी हमारा चाइना से होके आता था, अब सब इंडस्ट्रीज यहां पर हमारी यहां हो गई। एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट हो गया ना, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुआ, मेरा खुद का बहुत कुछ क्रिएट हुआ और बहुत कुछ करने की जरूरत है। संजय जी सर, अगर इसका नहीं चल रहा है वो इसकी नाकामी है, इसकी इनकम्पिटेंस है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे नहीं, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है संजय जी, और इसकी उसकी नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं आप? तो देखिए कितने सौम्य, अब ऐसा कैसे आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप चल रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश में। आप अखबार उठाइए और आपको पता चलेगा कि अलग अलग। एक सेकंड घनश्याम जी, एक सेकंड, आते हैं आपके पास। ठीक है, रिजू दत्ता जी, क्या ये अति आत्मविश्वास नहीं है कि ममता बनर्जी आपकी नेता ये कह देती हैं कि कांग्रेस आप बंगाल छोड़ दीजिए, देश भर में करेंगे गठबंधन, मोदी को तो मैं ही हरा सकती हूं? क्यों ये घमंड, क्यों रिजू जी? नहीं घमंड नहीं है ये। देखिए, विधानसभा में 294 विधानसभा सीट है बंगाल में, उसमें 213 है तृणमूल कांग्रेस, 77 है बीजेपी, बाकी कांग्रेस और जो लेफ्ट के पार्टी है वो 0 है। अरे तो इस तरह से तो देश में भी 303 मोदी की है, तो वही आती रहेंगे, बीजेपी आती रहेगी। नहीं सर बात समझिए, जब लोकसभा का इतना बड़ा लड़ाई है, एक लोकसभा में 7 से 8 विधानसभा होता है, तो उस हिसाब से अब ये सीनियर लोग है वो डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ आपके दर्शकों को 2 चीज बता देना चाहता हूं। तो 18 विधानसभा जो बीजेपी के पास लोकसभा की सीटें, उसमें कितनी विधानसभा हो जाएंगी? उतनी तो बीजेपी जीती रही है, क्लियर कट। बीजेपी के पास अभी कितने विधायक है बंगाल में, वो बीजेपी नहीं पता, क्योंकि आधे से ज्यादा तो तृणमूल ज्वाइन कर लिए, वो बात छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ 2 बातें आपके व्यूअर्स को बोलना चाहता हूं सर। पहली बात, आप ईडी लगाए, आप सीबीआई लगाए, आप नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जारी करें, बंगाल के पहले पोजीशन में कोई वैकेंसी नहीं है।